नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रीना सिंह और आज हम हिंदी कंपोजिट क्लास 10 यूनिट 1 का पेपर चेक करेंगे और देखेंगे कि हमें यहाँ पर 30 अंक में से कैसे पूरे अंक प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए टाइम लिमिटेशन हमें 1 आवर यानी कि 60 मिनट दिया गया था। तो यहाँ पर आपको हमने पैसेज पहले पूछा है लेसन एंड पोयम का। तो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां करना था। जो पूछा गया है पूरे 6 अंकों के लिए, यहाँ पर एक पैसेज है जो कि खोया हुआ आदमी का है। सो ये पैसेज है जो आपको अच्छे से पढ़ना है और इसे पढ़कर ही आप यहाँ पर ये जो कृतियां हैं इसके आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 मार्क्स के लिए 2 कृतियां पूछी गई हैं। 2 मार्क्स के लिए आपको बेसिक ग्रामर पूछा है एंड 2 मार्क्स के लिए आपको स्वमत पूछा है। ऐसे ही आपका दूसरा भी पूछा गया है। दूसरा पैसेज जो है वो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरे लेसन का है, सफर का साथी सिर दर्द से लिया गया है। यहाँ भी आप लोगों को एक पूरा पैसेज दिया गया है और उसके बाद इसी पैसेज से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 1 अंक के लिए पहली कृति है, फिर हाफ मार्क के लिए सेकंड कृति है, फिर हाफ मार्क के लिए सत्य असत्य फाइंड आउट करना है एंड 2 मार्क्स के लिए बेसिक ग्रामर है। 2 मार्क्स के लिए आपको स्वमत है। ठीक ऐसे ही मैंने थर्ड वन जो लेसन था अनोखा राष्ट्रपति, उसका भी पैसेज यहाँ पर दिया है। 6 अंकों के लिए है ये भी। 2 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पर 2 कृतियां दी गई हैं। 2 मार्क्स के लिए आपको बेसिक ग्रामर और 2 मार्क के लिए आपको पूछा गया है स्वमत। फिर आता है पोयम सेक्शन। यहाँ पर फर्स्ट है सौंधी सुगंध, 6 अंकों के लिए पूछा गया है, 6 मार्क के लिए। यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए आपको 2 बॉक्स भरना है। 2 कृतियां हैं। यहाँ भी आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए 2 कृति हैं। 2 अंक के लिए आपको सरल भावार्थ है। फिर आपका अगला कविता है क्वेश्चन नंबर 2 का जो कि जिंद होना से लिया गया है। यहाँ भी आपको पैसेज दिया है पोयम का और 2 मार्क्स के लिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आंसर है एंड 2 मार्क्स के लिए आपको दिया गया है स्वमत, सॉरी भावार्थ। तो चलिए ये पूरे 30 अंकों का पेपर हमें कैसे लिखना है मैं आपको वो यहाँ पर दिखा रही हूँ। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पेपर देख लिया है, अब मैं आपको आंसर पेपर दिखाती हूँ और आंसर पेपर में हमें कैसे कैसे नंबर मिलेंगे यहाँ पर आपको वो दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले आपके सामने है ये आंसर पेपर। जो फर्स्ट पैसेज था वो था खोया हुआ आदमी का। सो उस पैसेज में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सपना इसने देखा और यह देखा, तो यहाँ पर आपको पहली लाइन में ही मिल जाएगा कि उन्हीं दिनों गांव के एक वृद्धा को सपना आया था कि वह खोया हुआ आदमी दरअसल उसी का खोया हुआ बेटा है। तो यहाँ भी आपको वही मिल जाएगा आंसर। सपना इसने देखा, गांव के एक वृद्धा ने यह देखा कि खोया हुआ आदमी उसका ही बचपन में खोया हुआ बेटा है। आपको जब भी कृति बनानी है तो याद रखिएगा जैसे कि यहाँ पर ये बॉक्स बनाया गया है बिल्कुल वैसा ही आपको भी बॉक्स बनाना है। बॉक्स का बिल्कुल भी आकार प्रकार आपको बदलना नहीं है। ये क्वेश्चन हमेशा लिखेंगे, बॉक्स बनाएंगे, पेन से बॉक्स बनाएंगे और उसके बाद सीधे आप इसमें आंसर लिखेंगे। एक छोटी सी एडवाइस है, कभी भी जब आप बॉक्स बनाते हैं पेन से बनाते हैं तो ब्लैक पेन ब्लू पेन का इस्तेमाल ना करें, एक ही कलर का पेन का इस्तेमाल किया कीजिए। दूसरी चीज, जब भी हम आंसर फिल करते हैं तो पहले आप ना आंसर को लिख लीजिए और उसके बाद है ना आप बॉक्स बनाइए। इससे क्या हो जाता है कि हमें अनुमान लगता है कि हमारा जो आंसर है वो एक्चुअली कितना बड़ा होगा। हम पहले बॉक्स बना लेते हैं तो आपके जो शब्द हैं वो बाहर आने लगते हैं और वो कृति के अनुसार अच्छे भी नहीं होते हैं। इन केस आपने ये वाला बॉक्स राइट भरा और ये वाला बॉक्स आपका गलत हो गया तो यहाँ पर खाली आपको आधा अंक ही मिलता है। लेकिन अगर आपने ये वाला आंसर भी सही लिखा है तो यहाँ भी आपको आधा अंक मिलेगा, यानी कि एक बॉक्स राइट होने पर आपको आधा मार्क मिल जाएगा और दोनों बॉक्स राइट होने पे फुल 1 मार्क आपको यहाँ पर मिल जाता है। और ये आंसर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसका जरा ख्याल रखेंगे।
ये सारे के सारे जो शब्द हैं आपके पैसेज में ही हैं, तो आप वहां से जब देख के लिखेंगे तो आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, वृद्धा इस प्रकार अपना जीवन चलाती थी, यानी कि जो गांव की वृद्धा औरत थी वो अपना जीवन किस प्रकार चलाती थी, यहाँ पर हमें वो बताना है। सो अगर आपने पैसेज पढ़ा है तो आपको ये सेकंड लाइन से ही मिल जाएगा कि वह एक गरीब स्त्री थी जो घास काटकर, उपले थाप कर और पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी। सो यहाँ पर आपका यही 3 आंसर होना चाहिए कि वह घास काटती थी, उपले थाप कर और लकड़ियां इकट्ठा कर अपना जीवन बिताती थी। यहाँ पर ये बॉक्स बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत 19-20 हो गया, यानी कि अगर ये सीधी लाइन भी हो गई, तो भी आपका आंसर कंसिडर होगा। फ्री हैंड ड्राइंग नहीं करेंगे, अच्छे से प्रॉपरली ड्राइंग कीजिएगा और पेन से कीजिएगा, पेंसिल का उपयोग नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन विथ आंसर कंसिडर होता है कृतियों में। अगर आपने सिर्फ आंसर लिखा है, वो भी अगर आपने कृति नहीं बनाई, तो आपको 1 मार्क भी नहीं मिलेगा। बिना कृति के आंसर कंसिडर ही नहीं होता है कृतियों में, तो इसका जरा विशेष ख्याल रखिएगा। फिर आता है आप लोगों का शब्द संपदा, जो कि बेसिक ग्रामर होता है। सबसे पहला प्रश्न था कि निम्नलिखित शब्द में उचित उपसर्ग वह प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाना है, यानी कि एक ही शब्द में आपको उपसर्ग भी लगाना है और प्रत्यय भी लगाना है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन था जीवन। जीवन में उपसर्ग लगाना है, तो हमने आ लगाया तो बन गया आजीवन। फिर हमने प्रत्यय लगाया जीवन में, तो हमने प्रत्यय लगाया दीप, तो आंसर बन गया जीवन दीप। उपसर्ग आजीवन, प्रत्यय जीवन दीप, ये दोनों अगर मैंने राइट लिखा है तो यहाँ पर मुझे 1 मार्क मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कोई और शब्द लिखना है, जैसे कि सजीवन हो गया, तो भी राइट होगा। तो अगर आपने मीनिंगफुल और भी कोई अलग शब्द बनाया है, तो भी आपको यहाँ मार्क्स मिलेगा। इन केस इन दोनों में से, प्रत्यय या उपसर्ग में से एक राइट एक रॉन्ग है, तो यहाँ आधा अंक ही आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 था आप लोगों का कि हमें शब्द युग्म फाइंड आउट करना है, जो कि आप लोग इजीली पहचान सकते हैं। एक पैसेज में कई ढेर सारे शब्द युग्म थे, हाइफन वाले शब्द थे। उनमें से जितने भी आपको मिलते हैं, आप 2 4 जो भी मिले आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक ही शब्द युग्म लिखा है तो सिर्फ आधा अंक मिलेगा। अगर आपने 2 लिखा है तो 1 मिलेगा, 4 लिखा तो वो एक्स्ट्रा में जाता है। जैसे यहाँ पर काफी आपके पास पैसेज में शब्द थे, पेड़ पौधे, खुशी खुशी, धीरे धीरे, पशु पक्षी, सूखी और प्यासी, बच्चे बड़े, इतने ढेर सारे शब्द थे। उनमें से कोई भी आप शब्द चुन के लिख सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और ये आप सबको अच्छे से आता भी है। तो जब आप इसे इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ भी आपको पूरे 1 मार्क मिल जाते हैं। तो 4 अंक आपको आराम से यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं बिना कटौती के। अब आता है आपका अगला प्रश्न, जो कि है आपका स्वमत। स्वमत में लिखने से पहले ही मैंने पहले भी कहा था पढ़ाते समय कि कभी भी हम स्वमत की बात करें तो स्वमत में कहा ही गया है कि स्वमत यानी कि अपने विचार, और आपके विचार और मेरे विचार हमेशा मिलते रहें, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो आप जब भी अपना स्वमत लिखेंगे तो आप अपने विचार उसमें व्यक्त करेंगे। ये जो हमारे विचार या जो मास्टर की के स्वमत होते हैं, वो एक गाइडलाइन होता है कि आप जब भी स्वमत लिखें या सोचें तो इस नजरिए से सोचें, इनके शब्दों को थोड़ा सा गौर करें और अपने शब्दों में इसे हेर फेर करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने हूबहू भी ऐसा लिखा है तो भी ये कंसिडर होता है। और अगर मैं एक स्वमत लिखती हूँ 2 मार्क्स के लिए, तो मिनिमम मुझे 6 to 7 लाइन का एक स्वमत लिखना होता है। अगर मैंने उसमें एक भी गलती नहीं की है, 1 या 2 हल्की मिस्टेक की है तो चलेगा। लेकिन अगर मैंने 3 से ज्यादा गलती किया है तो मेरा हाफ मार्क कट जाएगा। और ऐसे ही अगर आपने ज्यादा गलतियां किया है और आपका जो स्वमत का लेंथ है वो छोटा है, 3 लाइन लिखा है, 2 लाइन लिखा है, 4 लाइन लिखा है, तो उसके अनुसार आपके मार्क्स भी कट हो जाते हैं। अगर आपने 6 लाइन लिखा है, विदाउट एनी मिस्टेक लिखा है और टॉपिक से एकदम कनेक्ट करके लिखा है, टॉपिक से हट के नहीं लिखा है, तो ही आपको 2 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। अदरवाइज
अगर आपने 4 लाइन लिखा है तो 1.5 या 1 मार्क्स मिलेगा। मटेरियल के ऊपर होता है, तो यहाँ पर आप अपने विचार, अपनी उड़ान को अच्छे से उड़ने दीजिएगा और उसके अनुसार अपना स्वमत प्रस्तुत कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका स्वमत था कि गुणी व्यक्ति के लिए संसार में कोई भी कार्य असाध्य यानी कि इम्पॉसिबल नहीं होता है। इस पे आपके विचार लिखने थे। तो चलिए यहाँ का स्वमत का विचार मैं पढ़ देती हूँ। गुणी व्यक्ति के पास अद्भुत गुण होते हैं। वह अपने गुणों के द्वारा समाज में अपना प्रभाव स्थापित करता है। जिसके पास सबुद्धि होती है वही इंसान गुणी व्यक्ति कहलाता है। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, नेल्सन मंडेला आदि महापुरुषों का व्यक्तित्व गुणी था। वे हमेशा समय के अनुसार चलते रहे और दूरदृष्टा भी रहे। उन्होंने सिर्फ अपने मन की आवाज को महत्व दिया था और अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों के लिए ही प्रयोग की थी। गुणी व्यक्ति जीवन में संकटों को देखकर विचलित नहीं होता, बल्कि आने वाले संकट से स्वयं को बाहर निकालने के लिए और उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। व्यक्ति गुणी व्यक्ति एक बार कार्य स्वीकार करने पर उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। गुणी व्यक्ति के पास प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए सफल होने की इच्छा शक्ति होती है। उसके लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं होता है। यहाँ पर मैंने कई एग्जाम्पल्स लिए हैं, कई बड़े बड़े कठिन शब्द भी लिए हैं। आप चाहें तो उसे छोटे शब्दों में, आकर्षण शब्दों में भी व्यक्त कर सकते हैं। अगर आपको इस स्वमत से रिलेटेड कोई पोइट्री की लाइन या टू पोइट्री लाइन में से कोई भी लाइन अच्छे से याद है और इस पे कनेक्ट होती है, सूट होती है, तो आप वो भी लिखेंगे। इससे भी आपका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है स्वमत का। तो ये आपका पहला क्वेश्चन नंबर 1 का डन होता है। इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पर आपको आराम से 6 नंबर प्राप्त हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आ शुरू करते हैं। यहाँ भी आपको एक पैसेज दिया गया था और वो पैसेज था सफर का साथी सिरदर्द, कि मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। इससे चलती रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना डुबकी लगाना, यहाँ से किया गया था शुरू और खत्म किया गया था कि कभी कभी मेरी दृष्टि नदी किनारे के सौंदर्य को निहारना चाहती है, इसी बीच जैसे आंख में कंकरी गिर जाए। ये वाला जो पैसेज था फुल आपको दिया गया था और इसी पैसेज से कनेक्ट करके आपको फर्स्ट क्वेश्चन था कि लेखक रेल की खिड़की से बाहर झांक कर यह दृश्य देखना चाहते हैं। सो अगर आप ये प्रश्न देख रहे हैं और इसका आंसर अगर पैसेज में आप ढूंढेंगे सो इजीली आपको मिल जाएगा। तो ये वाला जो लाइन है वो आपको थर्ड या सेकंड पैसेज के में, हाँ, थर्ड पैसेज में ही मिल जाएगा कि प्राकृतिक दृश्य और सूर्यास्त और सूर्योदय वो देखना चाहते थे, जो कि थर्ड पैसेज के सेकंड लाइन में ही है। तो इस तरीके से आपको ये आंसर पैसेज में ही मिलने वाला है। तो जब भी आप ये दोनों आंसर परफेक्ट लिखेंगे तो आपको पूरे 1 मार्क मिल जाएगा। अगर आपने इन दोनों के अलावा कुछ और लिखा तो वो कंसिडर नहीं है, क्योंकि यही चीज वो लेखक बाहर देख रहे थे। और एक चीज, अगर ये बॉक्स बनाने के लिए आपको दिक्कत होती है तो आप एक सीधा बॉक्स भी बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा परिवर्तन करेंगे तो नहीं चलेगा। मतलब अगर आपने इसकी जगह सर्कल बना दिया तो ये कंसिडर नहीं होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही बॉक्स बनाने की कोशिश करें। थोड़ा 19-20 होगा तो वो हमें भी समझता है कि भाई बच्चे को नहीं आ रहा था। ये ज्योमेट्री का पेपर नहीं है कि भाई एकदम परफेक्ट आकृति होनी चाहिए, 19-20 आकृति चलती है। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपने इस तरह लिखना है। सो आइए अब आपको इसी टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 2 दिखाती हूँ। लेखक की दृष्टि यह देखने में जा उलझती है, बड़ा ही आसान प्रश्न था। आपको बता दूं ये वाला जो लाइन था वो आपको थर्ड पैसेज में सेकंड लाइन में ही मिल जाएगा कि किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में लेखक की दृष्टि जा उलझती थी। बड़ा ही आसान है और इस तरीके से लिखा तो आपको आधा अंक यहाँ पर मिल जाता है और आधा अंक मिलेगा आपको यहाँ पर। निम्नलिखित असत्य विधान को सत्य करके लिखना है। यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा तो चलेगा। क्वेश्चन आपका कुछ ये था कि लेखक को भागते वृक्षों का साथ निभाने में कम मजा आता था
क्या ये राइट है? नहीं, ये रॉन्ग है। यहाँ पर पहले आप लिखेंगे असत्य और उसके बाद आप इसे सही करके लिखेंगे कि लेखक को भागते वृक्षों का साथ निभाने में बड़ा मजा आता था। आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि ये आपका मेन आंसर है और यहाँ पर आपको ये पूरा आधा अंक मिल जाएगा। सो आपको यहाँ पर इजीली पैसेज में से ही आंसर ढूंढना है और आपके यहाँ पर एक अंक जमा हो गए। अब आता है आपका बेसिक क्वेश्चन यानी कि बेसिक ग्रामर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। ग्रामर क्वेश्चन विद आंसर कंसीडर होता है, विदाउट क्वेश्चन आंसर कंसीडर ही नहीं होगा। सो एक आपने अगर सही लिखा, एक गलत लिखा तो आधा अंक कटेगा। प्रकृति से संबंधित प्राकृतिक, मन को लुभाने वाला मनोरम। अगर आपको याद होगा तो लेसन जब हम पढ़ रहे थे तभी ये क्वेश्चन आया था पैसेज में और वहीं से आपको ये मिल भी जाएगा। इवन ये आंसर जो है आपको पैसेज में ही दिख जाएगा। सो इस तरीके से आपको लिखना है तो 1 मार्क मिल जाएगा। और अगर आपने क्वेश्चन नहीं लिखा है तो आपको आधा अंक ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है तो मार्क्स पूरे कट जाएंगे क्योंकि ये 1 वर्ड का ही आंसर था और अगर इसमें भी गलत हुआ तो आपको आधा अंक देने का सवाल ही नहीं, पूरा अंक कट जाएगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये चेक किया। उसके बाद एक और बेसिक ग्रामर है आपका जो कि मैंने हमेशा आपको बताया है कि ये शब्द आते हैं निम्नलिखित शब्दों के समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। अगर आपको याद होगा तो ये लेसन में आया था, पोयम में भी आया था। समुच्चारित यानी कि बोलने में समान और अर्थ के अनुसार अलग, यानी कि ऐसे शब्द आपको चुन के लिखने हैं जो बोलने में एक जैसे होते हैं लेकिन उसके भाव, उसके अर्थ अलग होते हैं। और ये सारे के सारे आप अगर देखें तो आपको पैसेज में ही मिल जाएगा। सात और सात, खाली थ और त का अंतर है बट बोलने में साउंड एक जैसा आता है। एक सात का मतलब एक दूसरे के साथ रहना और सात यानी कि 7 नंबर है। सेकंड वन, गिर और घिर। गिर जाना यानी कि ऊपर से नीचे गिर जाना, घिर जाना यानी कि शेर के बीच में, कुत्तों के बीच में हम घिर गए, यानी कि चारों तरफ से हमें घेर लेना। सो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये समो उच्चारित का आंसर लिखना है और अगर इसी तरीके से लिखा है तो आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं। इनके अलावा अगर आपको कोई और शब्द लिखने होंगे तो वो कंसिडर नहीं होगा क्योंकि हमने क्वेश्चन में साथ और गिर ये 2 शब्द दिया है तो आपको इसी के सिमिलर वर्ड लिखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है आपका स्वमत। स्वमत का प्रश्न था कि अपनी किसी रेल यात्रा का अनुभव अपने शब्दों में व्यक्त करें। ये हमारा अनुभव है। आपने जो अगर रेल से कोई सफर किया है और आपने उस समय क्या महसूस किया, आपने क्या नोटिस किया, आपका एक्सपीरियंस क्या था वो लिखेंगे। लेकिन एक छोटी सी चीज को ध्यान रखिएगा कि थोड़े मेच्योरिटी शब्द आप यहाँ पर चुनाव करके लिखेंगे। हमने वहां पर पंखा चलाया, हमने गेम खेला, हमने बाहर देखा, वो सब ठीक है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ अच्छी चीजों को नोटिस करते हैं तो वो शब्दों में लपेट के आपको यहाँ लिखना होता है। तो चलिए ये एक स्वमत मैं पढ़ देती हूँ जिससे आपको भी आइडिया लगेगा कि हम जब स्वमत सोचते हैं तो हमारा स्वमत और टीचर का स्वमत कितना मैच करता है। सो यहाँ पर है, जी हाँ, मैंने रेल से कई बार यात्रा की है। गर्मियों की छुट्टियों का आनंद लूटने के लिए मैं अपने मामा जी के गांव जोधपुर गया था। मैं अपनी माता जी के साथ मुंबई से निकला था। जब हम मुंबई रेल स्थानक पर पहुंचे उस वक्त रेलवे प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ थी। सब लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। प्लेटफॉर्म पर कई दुकानें थी। हमने रास्ते में पढ़ने के लिए कुछ पत्रिकाएं खरीद ली। थोड़ी देर बाद जोधपुर जाने वाली रेल आ गई और हम उसमें बैठ गए। 20 मिनट के बाद रेल चल पड़ी। जैसे ही हम मुंबई से बाहर आए वैसे ही दूर दूर तक फैले हुए खेत और पर्वत देखकर हम आनंद विभोर हो गए। थोड़ी देर बाद घाटियां आई। रेल घाटियों से बहुत ही धीमी गति से जा रही थी। सर्वत्र शीतल हवा बह रही थी। वातावरण बड़ा खुशी नुमा था। प्राकृतिक दृश्यों का मनोहारी रूप देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। करीब 14 घंटे रेल में बिताने के बाद हम जोधपुर पहुंच गए। सो ये थी मेरी रेल की यात्रा। आपको यहाँ पर वही चीज फॉलो करना है जो फर्स्ट वाले में फॉलो करना था। जैसे मैंने फर्स्ट आपको स्वमत में बताया
कि स्वमत का जो लेंथ है वो 6 से 7 लाइन का होना चाहिए। 3 से ज्यादा गलती होगी तो आपके 1.5 मार्क हो जाएंगे, यानी कि हाफ मार्क कटने लगेंगे। और अगर आपकी ऐसी ही गलतियां होती रहेंगी, आपके पैसे थोड़े छोटे हैं, तो आपको आधा, एक, डेढ़ ऐसे ही मार्क मिलेंगे। विराम चिन्हों का उपयोग अगर प्रॉपर नहीं है तो भी मार्क्स कटता है। तो आप जब इस तरीके से अच्छे से लिखेंगे तो आपको यहाँ पर भी अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। याद रखिएगा, जो स्वमत है वो 6 से 7 लाइन का ही हो। आधे एक पेज का लिखने की जरूरत नहीं। ये कोई निबंध लेखन नहीं है, कहानी लेखन नहीं है कि आप इसे इतना बड़ा लिखें। 2 मार्क्स के लिए है तो उतने ही आपको लिखने की जरूरत है। सो ये था आपका सेकंड पैसेज जो होता है डन। अब आपका आता है अगला, जो कि आपका थर्ड पैसेज है। और वो थर्ड पैसेज था आप लोगों का राजेंद्र बाबू यानी कि अनोखा राष्ट्रपति का। सो यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो था कि पहले पैसेज पढ़ देती हूँ कि राजेंद्र बाबू को मैंने पहले पहले एक सर्वदा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था। इस तरीके का प्रश्न है और उसके बाद खत्म हुआ है ये पैसेज। सच्चे व्यक्तित्व में भी कुछ जोड़ना घटाना संभव नहीं है। तो इस तरीके से ये आपका पैसेज था। और इस पैसेज के बाद हम इसके कृतियां देखते हैं कि कृतियों में हमें क्या करना है। तो सबसे पहली कृति, सो ये था आपका पैसेज कि राजेंद्र बाबू मैंने पहले पहले सर्व था, यहाँ से लेकर जोड़ना घटाना संभव नहीं है, ये एक पैसेज था। और इसी पैसेज से रिलेटेड आपको फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि विद्यार्थी यह और पढ़ाई। सो यहाँ पर आपको आंसर भरना था। विद्यार्थी कौन थी? यह यानी कि आपकी लेखिका जिनका नाम था महादेवी वर्मा। और पढ़ाई, कौन सी पढ़ाई करने गई थी वो या क्या पढ़ रही थी? बीए। सो ये भी आपको पैसेज में ही मिल जाएगा। सो ये क्वेश्चन है और ये आपको पूछा गया है पूरे 2 मार्क्स के लिए। अगर आपने यहाँ पर कोई और नाम या कोई और डिग्री लिखी है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने एक सही और एक गलत लिखा है तो एक ही अंक मिलेगा, सॉरी आधा अंक ही मिलेगा। और अगर आपने गलत लिखा है दोनों तो आपको अंडा मिलेगा। और ये जो 2 मार्क्स है ये खाली इसके लिए नहीं है, सॉरी, ये यहाँ पर खाली आपको मिलेगा 1 मार्क, क्योंकि ये जो 2 मार्क्स है वो नीचे के क्वेश्चन को इंक्लूड है। सो 1 मार्क मिलेगा यहाँ पर। ये राइट हुआ महादेवी वर्मा तो हाफ मार्क मिलेगा। बी ए राइट लिखा तो हाफ मार्क मिलेगा। और अगर दोनों राइट लिखा है तो ही आपको 1 मार्क मिलेगा। और इसके बाद है गद्यांश में इन शहरों के नाम आए थे। तो यहाँ पर 3 नाम आए थे, प्रयाग आया था, भागलपुर आया था और पटना आया था। तो इस तरीके से अगर यही तीनों नाम लिखे तो यहाँ पर आपको 1 मार्क मिलेगा। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट होने पे पूरे 2 मार्क्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको 2 मार्क्स पूछा बोला गया है तो 1 नंबर आपको पहली कृति पे है और 1 अंक आपको दूसरी कृति पे मिलेगा। यानी कि दोनों राइट होने पर आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 कृतियों के बाद हमारा आता है बेसिक ग्रामर। निम्नलिखित शब्दों में शब्दों के अर्थ गद्यांश में से ढूंढ कर लिखना है। मतलब आपको जो आंसर है वो पैसेज में ही मिल जाएगा। जैसे कि नजर, तो नजर का समानार्थी भी आपको पता है क्या होता है। तो नजर का समानार्थी जो पैसेज में आया है आपको वो लिखना है। अगर आप निगाह लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर आप दृष्टि लिखेंगे तो ये राइट हो जाएगा। प्रणाम, नमस्कार लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन अभिवादन लिखा तो ही राइट होगा। सो इस तरीके से आपको ये लिखना है और यहाँ पर आपको 1 मार्क मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बेसिक ग्रामर का, जिसमें आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ढूंढकर लिखना है। तो व्यक्ति की विशेषता का गुण, तो यहाँ पर किसी व्यक्ति में जो विशेष गुण होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। शीत ऋतु में होने वाली छुट्टियां शीतावकाश। जैसे हमारे यहाँ गर्मी की छुट्टी में ग्रीष्मावकाश, वैसे ही यूपी साइड में शीतावकाश होता था। मैंने आपको पढ़ने के टाइम में भी बताया था। ये दोनों राइट हुआ विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक तो ही 1 मार्क लीजिएगा। अगर यहाँ पर मात्रा आगे पीछे हो गई, कुछ भी गड़बड़ हुआ तो यहाँ पर आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, ये पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर आपने आ की मात्रा न लगा के अ लिख दिया तो भी ये गलत हो जाएगा।
तो अगर आपने बिल्कुल ऐसा ही लिखा है तो ही आपको 1 अंक मिलेगा, अन्यथा आपके मार्क्स कट जाएंगे। फिर आता है आपका स्वमत। सच्चे व्यक्तित्व की पहचान का आधार बताइए 2 अंकों के लिए। तो यहाँ पर वही कंडीशन है, स्वमत, आपके विचार आपको व्यक्त करने हैं। ये एक गाइडलाइन है जिससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा। सो जब आप इसे पढ़ें और अपने स्वमत से मैच करें, मिलता जुलता रहता है तो बहुत अच्छा। अगर आपने टॉपिक से हट के लिखा है तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आपने सच्चे व्यक्तित्व को पहचान कर लिखा है, उसके बारे में लिखा है तो ही मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाएंगे। 6 से 7 लाइन कंडीशन है, याद रखिएगा। 3 से ज्यादा गलती पे मार्क्स कटेगा। सेम पहले जैसे आपको बताया था स्वमत, वैसा ही ये भी है। तो यहाँ पर ये स्वमत था कि सच्चा व्यक्तित्व हर समय वास्तविक होता है। सच्चे व्यक्ति का चरित्र प्रकाश की तरह दिव्य व पावन होता है। उसके चरित्र बल के आलोक से लोगों को प्रेरणा मिलती है। उसके विचार आदर्शवादी होते हैं। वह अपने विचारों से ही स्वयं के चरित्र का निर्माण करता है। वह दूसरों की भावनाओं को समझता है। उसके पास दया, प्रेम, करुणा, क्षमा आदि मानवीय गुण होते हैं। वह सदैव दूसरों के हित के बारे में ही सोचता रहता है। वह कभी भी स्वयं के स्वार्थ का विचार नहीं करता है। उसका जीवन सादा होता है। सादा जीवन, वह उच्च विचार ही उसके जीवन का मूल मंत्र होता है। सच्चे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को अपने हृदय के भीतर महसूस करता है और दूसरों को पीड़ा से मुक्त दिलाने हेतु प्रयास करता है। वह स्वयं तकलीफों में रहकर दूसरों के जीवन में खुशियां निर्माण करता है। तो सच्चा व्यक्तित्व का डेफिनेशन अगर मैंने इस तरीके से लिखा है तो मुझे 2 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं और अच्छे विचार मिलते जुलते हैं तो आप भी 2 मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन अगर गलतियां हैं तो मार्क्स कटने शुरू हो जाएंगे। सो ये था आपका लेसन सेक्शन का पैसेज। 3 पैसेज हमने लेसन सेक्शन के पढ़ लिए हैं। अब आता है हमारा कविता का विभाग यानी कि पोयम सेक्शन। सबसे पहली कविता थी आपकी सौंधी सुगंध से, जो कि दी गई थी पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां करना है 6 अंकों के लिए। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। यहाँ से लेकर उसके बाद शुरू किया था हमने, चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है जो हो जाए पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। तो ये जो कविता है इसे बहुत ही इजीली आपको पूछा गया है क्वेश्चन, और आप आसानी से लिख पाएंगे। कृतियां जैसी है बिल्कुल वैसी बनानी है। बिल्कुल भी कृतियों में हेर फेर न करें, पेन से बनाएं, पहले लिख लें बाद में कृतियां बनाएं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न था कि सौंधी सुगंध यानी कि सुगंध मिट्टी से क्या बोली या मिट्टी से बोली। कि मिट्टी ने क्या बोला था, बादल बरस गया और धरती ने आंखें खोली। तो आपको बिल्कुल यही लाइन लिखना है, इस तरीके से लिखना है। और यहाँ पर एक बॉक्स पूरा करने पे आपको 1 मार्क, 2 बॉक्स पूरा करने पे पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मेघों के बरसने से हुए परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन हुआ था? मिट्टी से सौंधी सुगंध आने लग रही थी, चारों तरफ हरियाली भी छा गई थी। एक चीज आपको याद रखना है कि कविता में कभी भी पोयम की लाइन हूबहू नहीं आती है, वहां भाव आते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इजीली आ जाते हैं क्योंकि वो भाव में भी वही आते हैं भाव। जैसे कि यहाँ बादल बरस गया, धरती ने आंखें खोली। इस कविता का भाव भी अगर एक्सप्लेन किया जाएगा तो इसका आंसर यही आएगा, लेकिन यहाँ पर माटी की जगह मिट्टी हो गया है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे चले। फिर आया है उपयुक्त पद्यांश का सरल अर्थ देना है। यानी कि जो कविता की लाइन मैंने अभी पढ़ी थी कि चारों ओर हुई हरियाली कही मयूरा, इस 4 लाइन का भाव आपको देना है। उसमें सौंधी सुगंध इंक्लूड है। तो ये 4 लाइन 6 लाइन का भाव बहुत ही आसान है। और जब कहा जाता है कि सरल भावार्थ, तो सरल अर्थ का मतलब होता है कि इस कविता को आपने जिस तरीके से समझा है उस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है कि आपने ये भाव कैसे समझे हैं। तो चलिए, मैंने कैसे समझे, ये टेक्सचुअल वर्ड है, बिल्कुल वही भाव है जो हमने पढ़ते समय पढ़ा था।
तो बारिश के पहले भीषण गर्मी के कारण मिट्टी तपती है। जैसे ही वर्षा की पहली बूंद धरती पर आती है, वैसे ही तपती हुई मिट्टी शीतलता का अनुभव करने लगती है। फिर उसमें से जो गंध उठती है, उसका क्या कहना। मिट्टी की सौंधी सुगंध सभी को आकर्षित करती है। मैं पिछले वर्ष बरसात शुरू होने से पहले अपने गांव गया था। वहां पर मैंने पहली बरसात का अनुभव किया था। बारिश रुकते ही अचानक से सारा वातावरण मिट्टी की भीनी भीनी सौंधी सुगंध या खुशबू से प्रफुल्लित हो उठा। मानो वह सौंधी महक मुझे बता रही थी कि हम सब उससे जुड़े हैं, हमारा शरीर भी उसी से बना है। आखिर मिट्टी हमें जीवन देती है। सचमुच मिट्टी की उस सौंधी महक ने मेरे चित्त को प्रसन्न कर दिया था। आज भी वह महक मेरे रोम रोम में समाई हुई है। उस सौंधी महक को महसूस हुए मुझे मनुष्य और मिट्टी के बीच जो गहरा रिश्ता है, इसका एहसास भी हो जाता है। अगर आप देखें तो ये जो भाव है, सरल भाव, कविता के भावार्थ से थोड़ा सा अलग भी है। इसमें हमने अपने विचारों को भी ऐड किया है। और सरल अर्थ का यही अर्थ होता है कि जो कविता का भाव आपने समझा है, उस कविता के भाव को आप समझकर अपनी भाषा में लिखें। इसे ही कहते हैं सरल अर्थ। इस तरीके से लिखेंगे, 6 लाइन लिखेंगे, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगला पैसेज है आपका जिनधुड़ा का। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। शीश को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए, शीश से कुछ नहीं ले। कबीरा संगत साधु की, जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं, तो भी बास सुबास। ये 6 लाइन यहाँ पर पूछा गया था, और इस 6 लाइन में आपको इजीली क्वेश्चन पूछा गया है 2 2 मार्क्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन था, खजूर का पेड़ यह देने में असमर्थ है। तो खजूर का पेड़ जो हम भाव पढ़ते हैं वो यहाँ पर लिखना है। तो खजूर का पेड़ पंथी को छाया नहीं दे सकता है और वह फल भी नहीं दे सकता है। ये दोनों बॉक्स अगर राइट होता है, दोनों कृतियां राइट है, तो यहाँ पर आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 समझकर लिखना है, यानी कि आपको क्वेश्चन विद आंसर लिखना है। बड़ा व्यक्ति वही कहलाता है कौन, जिसके बड़े होने से दूसरों का भला हो। फिर संसार में उन्हीं शिष्य और गुरु को लोग याद करते हैं। किन्हें याद करते हैं, जो शिष्य अपने गुरु पर सर्वत्र अर्पण करने के लिए तैयार रहता है, और जो गुरु अपने शिष्य से कुछ भी लेता नहीं है। तो ये दोनों अगर राइट है, सेम यही आंसर होना चाहिए, तो ही आपको 2 मार्क्स मिलेगा। तो ये था आपका 4 अंक का कृति। अब आता है आपका भावार्थ। भावार्थ में अंतिम 2 पंक्तियों का भावार्थ। 2 पंक्ति का अंतिम भावार्थ बोलने का अर्थ है कि जो लास्ट की 2 लाइन है, यानी कि कबीरा संगत साधु की, जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं, तो भी बास सुबास। तो ये 2 लाइन का ही आपको भाव लिखना है। बाकी जो 6 लाइन है वो करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस 2 लाइन का भावार्थ आप कैसे लिखेंगे, जो आपने सीखा है, समझा है, वो यहाँ पर मैं पढ़ती हूँ। सत्य संगति का अर्थ है अच्छी संगति। अच्छे मनुष्यों के साथ रहने से हम सद्गति की ओर अग्रसर होते हैं। सत्य संगति के संसर्ग से मनुष्य सदा चरण का पालन करता है। विद्यार्थियों को हमेशा अच्छे संस्कार वाले छात्रों की संगति में रहना चाहिए। सत्य संगति हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। सत्संगति में रहकर हम चरित्रवान बन सकते हैं। हमें जीवन में किसी से दोस्ती करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि वह गरीब है या अमीर। हमें दूसरे व्यक्ति के संस्कार एवं उसकी अच्छाइयों को ध्यान में रखते हुए उससे दोस्ती करनी चाहिए। सत्संगति में रहने से हम जीवन में कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये भाव था। आपने इस 2 लाइन को अपने तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर जो भाव होंगे कुछ ऐसे ही शब्द से आएंगे। सत्संगति की जगह अच्छी संगति का उपयोग भी आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको ये 2 लाइन का भाव लिखना है। और जब इस 2 लाइन का भाव मैं लिखूंगी और आप लिखते हैं, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर भी 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तो यानी कि 6 में से 6 पूरे मिलने के चांस है। तो अच्छे से आप ये अपना भाव लिखें
और अंक प्राप्त करें। तो ये था आपका पेपर जो आपको चेक करना था, और यहाँ पर आपको 30 में से कैसे अंक प्राप्त हो सकते हैं वो मैंने आपको बताया है। यहाँ पर आप 30 अंक इजीली पा सकते हैं। स्वमत में आधा अधूरा मार्क्स आपका जाता है। 29 28 मार्क्स इजीली हर एक बच्चा स्कोर कर सकता है अगर उसने पैसेज अच्छे से पढ़कर आंसर लिखा तो ये था आपका हिंदी कंपोजिट का पेपर 30 अंकों के लिए। तो इस तरीके से चेक कीजिएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू।